योजना तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके तहत नेपाल और चाइना से सटे गांव को पर्यटन केंद्र के रूप में तब्दील करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। तो नेपाल और चीन से सटे गांव में पर्यटन की जो सुविधा है उसमें बढ़ावा किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि मास्टर प्लान पर अब सरकार काम कर रही है, जहां पर सरकार अब बॉर्डर के गांव में पर्यटन बढ़ाने का प्लान भी तैयार कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में विजय वर्धन लाइव जुड़ गए हैं। विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, किस तरह से ये प्लान आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ ऐसी सुविधाएं होंगी जो कि पर्यटन क्षेत्र में लोगों को दी जाएंगी? जी, मैं आपको बताऊं कि वाइब्रेंट विलेज के तहत उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के 27 ऐसे गांव हैं, कनाली, छिना, मुनस्यारी और धारचूला तहसील के, जिनको इस योजना में शामिल किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं, खासकर चीन और नेपाल से लगे हुए इलाके, उन इलाकों में पलायन को रोका जाए और जो बॉर्डर की पहली सुरक्षा पंक्ति है वहाँ के स्थानीय लोग, उनको वहीं पर रखा जाए, जिसके तहत इन इलाकों में पर्यटन के कारोबार को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। खासकर पर्यटन को इस तरीके से वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि स्थानीय लोगों को उनके घर ही पर उनको काम मिले और किसी भी तरीके से जो बॉर्डर के गाँव हैं वो खाली न हो। इसके लिए कोशिश है, हालांकि पर्यटन विभाग को भी की थी, लेकिन अब जो ठोस कोशिश हो रही है वो वन विभाग के माध्यम से हो रही है। वन विभाग खासकर पहले चरण में मुनस्यारी की जो मिलम घाटी है, उस मिलम घाटी में कई हट्स डेवलप कर रहा है, इको पार्क डेवलप कर रहा है। उसके अलावा दूसरे चरण में जो दारमा घाटी है, जो चाइना बॉर्डर से लगती है, वहाँ भी कुछ इसी तरीके का वन विभाग प्लान कर रहा है। और उसकी कोशिश ये है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको समूह के रूप में शामिल करते हुए उनके जरिए यहाँ पर पर्यटन कारोबार को बढ़ावा दिया जाए। अगर ये पर्यटन कारोबार बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनको तो रोजगार मिलेगा ही, और साथ ही जो बॉर्डर की सुरक्षा है वो और पुख्ता होगी, क्योंकि उत्तराखंड के कई बॉर्डर के गांव ऐसे हैं जो सुविधाओं के अभाव में पलायन यहाँ पर हो चुका है, गांव खाली हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य स्तर पर भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो लेकिन विजय ये बताइए कि जो बॉर्डर वाले इलाके होते हैं वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा से खतरा बना रहता है, तो ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ विशेष इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं? कि निश्चित तौर पर ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र की जो वाइब्रेंट विलेज योजना है वो बॉर्डर के गांव को आबाद करने के लिए की गई है। एक ये नई मुहिम छेड़ी गई कि जो बॉर्डर के गांव है वो पहले गांव होंगे, तो पहले गांव को पहले स्तर की सुविधा दी जाए। वहां पर खासकर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, मोबाइल सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं, वो सेवाएं वहाँ मुहैया कराई जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड के बॉर्डर के गाँव है, बॉर्डर के गाँव प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में भी काफ़ी भरपूर हैं। अब सरकार ये प्लान कर रही है कि उनको पर्यटन के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जाए, ताकि देश की बॉर्डर की सुरक्षा हो और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल सके। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विजय आपका। चमोली से खबर मिल रही है, जहां पर बद्रीनाथ की कपाट खुलने में अब मात्र 24 दिन का ही समय रह गया है और अभी से रौनक दिखने लगी है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए साधु संत पैदल ही निकलने लगे हैं। राजस्थान के साधु संतों का एक दल पैदल ही बद्रीनाथ की तरफ रवाना हो रहा है। तो देखिए, पैदल यात्रा पर साधु संत निकल चुके हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि बस 24 दिन बचे हुए हैं जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट जो हैं वो खुल जाएंगे। इस बात का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो पहले से ही अपनी बुकिंग किए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्दी से कपाट खुले और कब वो दर्शन करने के लिए पहुंचे। हालांकि जो साधु संत हैं वो अभी से ही राजस्थान से रवाना हो चुके हैं बद्रीनाथ पहुंचने के लिए। तो रौनक जो है वो अभी से देखने को मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बार की तरह देखा जाता है कि हर साल यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इसको देखते हुए हर बार सुरक्षा के वैसे ही इंतजाम किए जाते हैं, ताकि जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं चारधाम की यात्रा के लिए, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चमोली से हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही? चारधाम की यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है और साधु संत अभी से ही निकल चुके हैं बद्रीनाथ पहुंचने के लिए। वहां पर किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी, निश्चित बात करें तो पिछले वर्ष इस वर्ष में रौनक दिखाई दे रही है। हर वर्ष साधु संत ऋषिकेश से पैदल ही बद्रीनाथ धाम की तरफ रवाना होते हैं और इस बार भी देखा जा रहा है कि लगभग 3 महीनों की यात्रा पैदल पूरी करने के बाद जो साधु संत राजस्थान से आए हैं वो भी अब चमोली जनपद में प्रवेश कर चुके हैं। तो साधु संत जब
चारों धाम की यात्रा में निकलते हैं तो बस ये संदेश जाता है कि सड़कें ठीक हैं, पैदल रास्ते ठीक हैं और हर कोई यात्री फिर चारों धाम के लिए निकलता है। पिछले वर्ष भी हमने देखा कि भारी मात्रा में साधु संत पैदल ही बद्रीनाथ धाम की तरफ आए थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम की तरफ आए थे। तो कहीं ना कहीं अब यात्रा में मात्र 24 से 25 दिन रह गए हैं कपाट खुलने में, तो ऐसे में अब साधु संत भी बद्रीनाथ धाम का रुख करने लगे हैं। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का। महेंद्र भट्ट ने संगठन में बदलाव किया है। दिल्ली से लौटते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा एक्शन लिया और सिरे से बदली आईटी और सोशल मीडिया की टीम। तो अजीत नेगी बनाए गए हैं आईटी विभाग के संयोजक। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मसूरी से देहरादून आ रही रोडवेज की एक बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में घायल 17 लोगों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि 7 को मैक्स में भर्ती कराया गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे। वहीं घायलों ने बताया कि ड्राइवर नशे में था और गुटखा हारने के चक्कर में स्टीयरिंग से हाथ हटा दिया था जिससे कि हादसा हुआ है। उधर देहरादून के डीएम सोनिका ने कहा कि हादसे की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। तो मसूरी से देहरादून ये बस आ रही थी और हादसे की मजिस्ट्रियल जांच की बात भी सामने आई है कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। और हादसे के समय नशे में था ड्राइवर, ये बात सामने आ रही है। लापरवाही देखने को मिली है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिर वो उसने दिलबाग निकालो दिलबाग ऐसे कर रहा था, उसने स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया। नहीं तो आगे कोई गाड़ी थी नहीं कुछ था। वो बस का पहला टायर उधर पत्थर में लगा। उसने उस टाइम जब ब्रेक मार देता ना ऐसे कुछ नहीं होना था, उसने ब्रेक नहीं मारा। उस टाइम उसने रेस ही रखी। रेस रखते तो स्टीयरिंग भी उसने नहीं घुमा, स्टीयरिंग उसने ऐसे कर दिया उसके मतलब खाई के साइड और वो बस ना सीधी खाई में जा पड़ी। तो हम में से तो निकल गया था, जैसे फ्रंट का शीशा टूटा मैं शीशे में तो निकल गया था। तो फिर नीचे बस के नीचे 2-3 मतलब तुरंत मौके पे मर भी गए थे और ड्राइवर कनेक्टर भाग गए वहां से। मसूरी के पास आईटीबीपी के नज़दीक एक बस गिर गई थी नीचे और उसमें करीबन अभी तक जो खबर आ रही है लगभग 34 तो पैसेंजर थे और ड्राइवर और कंडक्टर मिला के 36 लोग हो रहे थे। इसमें से करीबन 7 लोगों को मैक्स भेजा गया था, मैक्स पहुंच गए थे। उसमें से 2 ब्रॉड डेड केसेस हैं, 2 कैजुअल्टी हैं और उसके अलावा 3 लोग और हैं वहाँ पे जो ठीक हैं और 2 अभी उनका सीटी स्कैन वगैरह चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ दून हॉस्पिटल में अभी 2 केसेस आए हैं। और गज्जी बैंड के पास मस्जिद जेट में सामने आएगा क्या कारण है। ये बस 70 फीट गहरी खाई में गिर गई। 2 लोगों को ब्रॉड डेड मैक्स में लाया गया है। 2 लोग सीरियस हैं जो मैक्स में हैं। 3 लोगों को प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है और अभी 14 बड़े लोग और 5 बच्चे उनको यहाँ पे लाया गया है। हमारे एसडीएम हमारे रोडवेज के अधिकारी यहाँ पर हैं और जो इस प्रकार की घटना में तुरंत सहायता राशि दी जाती है। नॉर्मल घायल को 5,000 रुपये, थोड़ा सा अधिक को 10,000 वो तुरंत कैश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मृतकों को जो 4-4 लाख रुपये दिया था वो दिया जाएगा। तो वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देहरादून मसूरी हाईवे पर बस की खाई में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार हेतु निर्देशित भी किया गया। खटीमा में सवारी से भरी मैक्स गाड़ी और कार के आमने सामने टक्कर हो गई है। पहिनिया टोल टैक्स के पास हुए सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई है जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को 108 की मदद से खटीमा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। घायल यात्री का कहना है कि कार के ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। उधर जा रहे थे तो ये जो खटीमा के टोल टैक्स है उसके थोड़ा सा आगे से और सामने से हमारे I-20 का कार आ रहा था।
उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था, ठीक है। हम अपने लाइन से चले रहे थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चले रहा था, नींद में आ गया वो गाड़ी के आगे। दोनों मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए हमारे गाड़ी में ठोक दिया। उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफर कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद, और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल है, प्रॉब्लम वाली बहुत ज़्यादा बात है नहीं। और बाजपुर पुलिस ने 15 जुआरियों को गिरफ्तार करते हुए लाखों की नकदी भी बरामद कर ली है। पुलिस को बाजपुर में लगातार सट्टे और जुए खेले जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया। ये सभी तुराहा चौकी क्षेत्र में महाराजा पैलेस के अंदर जुआ खेल रहे थे और इनके पास से 5 लाख से ज्यादा की रकम ताश की गड्डी भी बरामद की गई। तो इन्होंने उस पैलेस में, महाराजा पैलेस में जो छापामारी की, तो उसके 2 मंजिली भवन में जो है 15 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनके पास से जो है 2 ताश की गड्डी और 5,01,500 रुपया नगद और कुछ जुए से संबंधित और भी जो है सामान उनसे बरामदगी हुई है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो ड्रोन एरिया स्पेस की गतिविधियों पर नजर रखेगा, जिसके लिए देहरादून में UTM सॉफ्टवेयर को पुलिस ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड जहां एक और चीन और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है, वहीं यूपी और हिमाचल प्रदेश की सीमा वाले राज्य से भी जुड़ा है। देश की सीमाओं पर नजर रखने और बॉर्डर पर ड्रोन की स्थिति देखने के लिए देहरादून में UTM यानी कि अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, जिससे अब पुलिस एयर स्पेस में होने वाली ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रखेगी। ये सॉफ्टवेयर प्रदेश में चलने वाले सभी ड्रोन की गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेगा। आप बात कर रहे हैं चीन हिमाचल बॉर्डर पे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मोरी, उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक है। तो मोरी ब्लॉक में अगर कोई वहाँ पे DJI फ्लाई कर रहा है तो वो अगर उत्तराखंड के UTM पे रजिस्टर्ड है, हमारे रेगुलेटरी एक्सेस में रजिस्टर्ड है, तो वो उत्तराखंड पुलिस ही उसको मॉनिटर कर पाएगी, वो हिमाचल गवर्नमेंट नहीं मॉनिटर कर पाएगी उसको। UTM सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी नैनो, माइक्रो, स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन द्वारा किए गए ऑपरेशन को मॉनिटर किया जाएगा और इस ट्रायल के दौरान सॉफ्टवेयर में आने वाली कठिनाइयों का संबंधित कंपनी से निस्तारण भी किया जाएगा। परमिशन मिल जाने के बाद भी ड्रोन के पाथ में कोई और भी चीजें ना आ जाए, जैसे अभी हम लोगों ने लगातार ATC से ही बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के यूकाडा से भी बात कर रहे हैं कि कैसे हम सबको रोप इन करें, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत आवश्यक है किसी भी चीज। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर से जहां देश प्रदेश में चल रहे ड्रोनों पर नजर रखी जाएगी, वहीं सीमाओं की सुरक्षा में भी अहम भूमिका ये सॉफ्टवेयर निभाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत चिंताजनक है, तो कई जगह सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें, ये पहचानना भी मुश्किल है। हरीश रावत ने कहा कि इससे देश दुनिया में गलत संदेश जाएगा। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी से मांग की है कि वो PWD विभाग अपने हाथ में ले, नहीं तो सरकार को गड्ढा सरकार कहना पड़ेगा। अभी सतपाल महाराज के पास में PWD और पर्यटन विभाग है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड में 9 नगर निगम, 42 नगर पालिका और 51 नगर पंचायत है, जिनके चुनाव इसी साल नवंबर में होने हैं। लेकिन बीजेपी अभी से इसके लिए तैयारी में जुट गई है और 14 अप्रैल को इसके लिए एक मीटिंग भी करने जा रही है, जिसमें पार्टी अपने विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र के निकायों को जीतने की तैयारी और जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। बीजेपी के समय 47 विधायक है, बाकी 23 सीटों का जिम्मा उस क्षेत्र के सांसदों को सौंपा जाएगा और पार्टी का मानना है कि इससे विधायकों और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी चेक हो जाएगा। लगभग 47 विधानसभा हमारे विधायक है, उन क्षेत्रों में आने वाली नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं,
नगर निगम है, ये विधायकों द्वारा ही उनका एक प्रकार से चुनाव का पूरा प्रबंधन रहेगा और वो सब नगर पंचायत हम जीते, ये हमने टारगेट अपने विधायकों को दिया है। 3 क्षेत्रों में विधायक ने, वहाँ के हमारे सांसद भी 5 लोग हमारे सांसद हैं, हमारे राज्यसभा के भी 3 सांसद हैं। हम कुछ नगर निगम, कुछ नगर पंचायतों के दृष्टिकोण से उनको भी हम उत्तरदायित्व देंगे, वहाँ प्रवास करें, कार्यकर्ताओं से मिलें, कार्यकर्ताओं की समस्या को समझें। और बागेश्वर में खड़िया की खानों में काम करने के लिए पहाड़ के लोगों को काम पर रखने की खड़िया खान के मालिक परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट भी खड़ा होने लगा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर की खड़िया खदानों से करोड़ों रुपए सरकारी झोली में जाते हैं, लेकिन अपने खेत खलिहानों को खड़िया की भेंट चढ़ा रहे ग्रामीणों को खनन में मजदूरी तक नहीं मिल रही। परेशान ग्रामीण रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। काम नहीं मिल रहा है, हमें को बेरोजगार रह गए हम लोग, सब गांव के बच्चे सब बेरोजगार हैं, किसी को रख नहीं रहे हैं ये लोग और सब नेपाली भरे हैं यहाँ। सरकार ने खड़िया के खनन के लिए गाइडलाइन में लोकल ग्रामीणों को रोजगार देने के भी नियम बनाए हुए हैं, लेकिन धरातल पर पहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। पहाड़ के लोग उतने सक्षम नहीं हैं, पहाड़ के लोगों को ज्यादातर आराम चाहिए। अगर पहाड़ के लोगों के पास 2-4 दिन के खाने के लिए हो जाता है तो फिर वो जब तक वो पैसा चलेगा तब तक पहाड़ के लोग काम करने के लिए आलसी टाइप के होते हैं हमारे पहाड़ के लोग, इसलिए हमारे पहाड़ के लोग काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें भारी मजदूरों से काम कराना पड़ता है। देखिए, चूंकि माइन सारी हमारी प्राइवेट माइंस हैं और वो जो भी लेबर्स हैं वो या तो सीधे माइन ओनर्स से जाके मिलके कि वो काम करने के इच्छुक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लेबर डिपार्टमेंट जो श्रम विभाग है उसमें वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रोजगार के अभाव में युवाओं को मजबूरन पहाड़ से पलायन करना पड़ रहा है और जो यहाँ रहकर मेहनत मजदूरी करना भी चाहते हैं तो उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। मिलेट वर्ष में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिल सकती है। मंडूवे के बाद अब जल्द ही झंगोरा, रामदाना और कौड़ी का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित हो सकता है। कृषि मंत्री गणेश जोशी इसके लिए दिल्ली आ रहे हैं आज और उनकी केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मीटिंग भी तय है, जहां से वो झंगोरा, रामदाना और कौड़ी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग करेंगे। झंगोरा है, रामदाना है और कोनी है, इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल किया जाए और इनका भी एमएसपी घोषित किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर मंडुवे का एमएसपी 35 रुपये 78 पैसे घोषित हुआ है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय पीयूष गोयल जी का आभार व्यक्त करता हूं। तो सुना आपने यहाँ पर कि आज जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की